हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों का अब एक देखा जाए तो दिवाली फेस्टिवल हम लोगों का शुरू हो चुका है और उसके लिए मैं अभी से आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप सभी लोग अपनी दिवाली को बहुत अच्छे से, बहुत सुकून से, शांतिपूर्वक, बिना किसी परेशानी के सेलिब्रेट करें और अपनी जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने में सफल हों। दोस्तों, इसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप लोगों के लिए स्टडी IQIAS एक बहुत अच्छा ऑफर प्रोवाइड करा रहा है। अगर आप देखें तो जो बैच हम लोग स्टार्ट करने जा रहे थे 10 नवंबर से हिंदी का लॉन्ग टर्म P2I बैच, इंग्लिश का 17 नवंबर से और इंग्लिश का 15 नवंबर से, जिसकी फीस रखी गई थी 70,000, उसके लिए देखिए मात्र 22,999 रुपए में 30 महीने का कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, 30 मंथ्स का। सोचिएगा। और ये मैंने आज पहली बार आप लोगों को क्लास के स्टार्टिंग में इसलिए बताया कि जिन लोगों को करना है तो एक बहुत अच्छा मौका है कि MK लाइव कोड इस्तेमाल करके इसको 16 तारीख से पहले बैच ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग जो भी मैनेज करना है, जिस तरीके से मैनेज करना है, उसको मैनेज करके इस बैच को ज्वाइन करिए। 30 महीने कोर्स प्रॉपर तरीके से। ध्यान रखिएगा, शाम को 6 बजे ये बैच स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से। एवरीबॉडी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने आज पहली बार आप लोगों के लिए दिवाली के संदर्भ में जो ऑफर उपलब्ध कराया जा रहा है उसका लाभ लीजिए। मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं आप सभी लोगों को ये लाभ लेने के लिए एक मौका उपलब्ध कराऊं, ठीक है ना? बाकी ये मेरा उद्देश्य नहीं था कि स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को डिस्कस करूं, मैंने कभी नहीं किया है। मैं हमेशा इस बैच के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं तो बहुत पढ़ाने के बाद में देता हूं और बहुत लिमिटेड तरीके से मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देता हूं जिससे कि आप लोगों को पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को जिसको करना है जल्दी जल्दी कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों वो है आपका लेक्चर नंबर 20 लेक्चर नंबर 20 और IAS प्री 2024 के दृष्टिकोण से आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर, आपका नंबर 3 लेक्चर इंडस्ट्रीज का 3rd लेक्चर होगा इसमें आज, ठीक है ना? और इसमें हम लोगों ने कल जो टॉपिक डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने सभी ने ध्यान से पढ़ा हो, ध्यान से देखा हो, सुना हो, तो उसमें मैंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था, औद्योगिक नीतियों के बारे में, जो 1948 से लेकर के 2014 तक जितनी भी औद्योगिक नीतियां बनाई गई हैं उन सब के बारे में मैंने विस्तृत चर्चा की थी। आज मैं बात जो करने जा रहा हूं वो एक अलग तरीके के इंडस्ट्रीज के बारे में, जो पॉलिसी चेंज हुई उसके बारे में चर्चा करूंगा, जो बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है आपको। तो सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। और सभी लोग जल्दी से अपना पेन पेंसिल रजिस्टर लेकर के बैठिए, अच्छे तरीके कवर करिए। बस शांतिपूर्वक सुनने की कोशिश कीजिए कि आपका इंडस्ट्री में भारत सरकार ने क्या किया था और अब तक क्या क्या हो चुका है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ के साथ इसमें, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा है, कि इसमें प्रीवियस ईयर के आए हुए सभी क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो अब तक आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे एवरीबॉडी, ठीक है ना? और वो हम करते ही हैं। इससे आप लोगों का टॉपिक भी क्लियर हो रहा है, साथ के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो रही है। ओके, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे कि 1991 की एक औद्योगिक नीति के बारे में, ये रहा 1991 की औद्योगिक नीति भारत सरकार ने बनाई थी आर्थिक संकट के बाद में। तो जो उद्योग थे उस समय 3 तरह के उद्योग बनाए गए थे। कितने तरीके के? 3 तरीके के उद्योग उस समय बनाए गए थे। बनाए के मतलब 3 तरह के उद्योगों को विभाजित किया गया था। इनमें कुछ उद्योग थे जिन्हें हम कहते हैं कि बहुत घाटे वाले उद्योग थे, बहुत ही ज्यादा इनमें घाटा चल रहा था, ठीक है ना? दूसरे थे कम घाटे वाले या सामान्य उद्योग, और तीसरे थे मुनाफा कमाने वाले उद्योग। ये रहे 3 कैटेगरी उस समय मौजूद थी। बहुत घाटे वाले,
कम घाटे वाले या सामान्य उद्योग और मुनाफा कमाने वाले उद्योग। अब बात आती है कि 1991 में जब संकट आया तो फिर इन उद्योगों का क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो जो बहुत घाटे वाले उद्योग थे तो सरकार ने उसके लिए दो पॉलिसी अपनाई, या तो इनको बंद कर दिया जाए या फिर इनको बेच दिया जाए पूरी तरीके से, यानी कि 100% इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, निजी क्षेत्र को बेच दिया जाए। इससे कम से कम क्या होगा कि कुछ पैसा निकल के आ जाएगा। भाई कूड़े कबाड़े में जाने से बढ़िया है कि कुछ पैसा निकल के आ जाए। क्यों दोस्तों, आप भी करते हैं, सब करते हैं, कबाड़ा के बेचते हैं कि नहीं बेचते? अरे यार कुछ पैसा ही मिल जाएगा, 100 200 500 जो भी मिलेगा। तो सरकार ने भी वही किया कि जो बहुत घाटे में थे, बंद करने से बेहतर है कि उसको बेच बाच के छुट्टी किया जाए, प्राइवेट सेक्टर ले ले तो ले ले, ठीक है ना। दूसरा था, जो कम घाटे वाले उद्योग थे उनके लिए दो चीजें की गई। एक एक तो यह किया गया कि उनको निजी क्षेत्र को दिया गया, जिसे निजीकरण कहते हैं। हालांकि यह भी निजीकरण ही है, यह भी निजीकरण किया गया। जो सामान्य उद्योग थे भाई इनको भी बेच दिया जाए, ठीक है ना। दूसरा, इनका विनिवेश किया गया कि भाई इनका कुछ हिस्सा बेचा जाए। अब निजीकरण और विनिवेश क्या होता है यही मुझे समझाना है, ध्यान रखिएगा। एक तो यह किया गया इन उद्योगों के साथ में, ठीक। निजीकरण के संदर्भ में अगर बात करें तो सिंपल सा कह सकते हैं, जब हम किसी भी सरकारी उद्योग का 51% से ज्यादा हिस्सा बेच देते हैं तो निजीकरण कहलाता है। यानी कि सरकार अपने कंपनी का, अपने उद्योग का 51% से ज्यादा हिस्सा बेचेगी तो क्या कहलाएगा? निजीकरण। और अगर सरकार अपनी कंपनी का 1% से लेकर के 49% तक हिस्सा बेचती है तो वो कहलाता है विनिवेश। तो यानी कि इसका मतलब था कि इन कम घाटे वाले उद्योगों में से हम क्या करें, कुछ पैसा निकाल लें और निजी क्षेत्र को भी इसमें शामिल कर लें, जिससे कि उसका लाभ उठाया जा सके और सरकार की जिम्मेदारियां भी कम हो सके। तो ये पॉलिसी अपनाई गई कम घाटे वाले उद्योगों के लिए। और तीसरे थे, जो उस बुरी स्थिति में भी मुनाफा कमा रहे थे तो उनको स्वायत्तता की नीति उपलब्ध कराई गई, ऑटोनॉमी। स्वायत्तता की नीति मतलब उनको काम करने की छूट दी गई। बोले कि बुरी से बुरी स्थिति में भी इन्होंने सोचिए लाभ कमा के दिया है, तो अगर इन उद्योगों को सरकारी नियंत्रण से थोड़ा सा बाहर कर दिया जाए, ये अपने डिसीजन खुद ले सके, तो बेहतर है कि ये और अच्छा करेंगे। बात समझे ना? वैसे भी सरकार के नियंत्रण में काम करने वाले उद्योगों की परफॉर्मेंस बड़ी खराब होती है। क्यों होती है? क्योंकि सब भ्रष्टाचारी और तमाम तरह की गतिविधियां उसमें संचालित होती हैं और उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। और सरकार का मतलब जानते हैं आप लोग? सरकार का मतलब होता है मंत्री, मंत्रिमंडल। तो इन उद्योगों का जो सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया जाता है एक डिपार्टमेंट में, वो मंत्रालय का एक जो मंत्री होता है उसी को बना दिया जाता है, और उससे बिना पूछे कोई काम नहीं होता। और मंत्रियों की कंडीशन तो जानते ही हो, एक अनपढ़ मंत्री को उद्योग मंत्री बना दोगे तो क्या होगा? तो यही कंडीशन है हमारे देश की। तो ऐसी कंडीशन में जिन उद्योगों ने ऐसी सिचुएशन में भी लाभ कमाया था, मुनाफा कमाया था, उनको हम क्या करेंगे, थोड़ी सी छूट देंगे कि हर बात के लिए मंत्री या उनके सरकार के नुमाइंदों से बात ना की जाए, अपना काम खुद कर सके, ठीक है ना। और ऐसे उस समय 9 उद्योग थे, इसलिए उन उद्योगों को नवरत्न कहा गया। फिर उसके बाद आए महारत्न की अवधारणा, उसके साथ में आई मिनी रत्न की अवधारणा, यानी कि मुनाफा कमाने वाले उद्योगों को रत्न की श्रेणी में शामिल कर दिया गया, इनको रत्न कहा गया। तो इस तरीके से 1991 की औद्योगिक नीति के संदर्भ में ये 3 अवधारणाएं सामने आई थी। क्लियर है? तीनों उद्योग के लिए क्या क्या कंसेप्ट रहा, क्लियर हो गया एवरीबॉडी? तो बहुत घाटे वाले, कम घाटे वाले, मुनाफा कमाने वाले। बहुत घाटे वाले को बेचना, बंद करना या बेचना, कम घाटे वाले को निजीकरण करना या विनिवेश करना, और मुनाफा कमाने वालों को छूट देना, स्वायत्तता देना। ये 3 पॉलिसी 1991 की नीति के संदर्भ में अपनाई गई थी। ध्यान रखिएगा। अब हम यही बात करेंगे कि विनिवेश, निजीकरण, ये तमाम तरह की जो चीजें होती हैं, ये होती क्या है, हमारी क्लास का कंसेप्ट क्या है, हमारी क्लास का टॉपिक क्या है, हमारी क्लास का जो थंबनेल है वो है क्या? टर्मिनोमिक्स, यानी टर्मिनोलॉजी इन इकोनॉमिक्स। तो आज हम इन्हीं बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि निजीकरण क्या होता है, विनिवेश क्या होता है, स्वायत्तता क्या होती है, ठीक है ना। इन सारी चीजों की चर्चा करेंगे और इसका करंट में क्या कैसे चल रहा है उसको भी देखेंगे, और इससे रिलेटेड अब तक
कितने प्रश्न बन चुके हैं उन सबको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो बंद करना मतलब बंद करना, शट डाउन करना, पूरी तरीके से ताला लगा देना और एम्प्लॉइज को बाहर कर देना। भाई ये लीजिए, अपना पेंशन लीजिए, पैसा लीजिए, आप आज के बाद फ्री हैं, जाइए, आज के बाद ये फैक्ट्री काम नहीं करेगी, या फिर बेच दिया हमने, ठीक है ना। अब निजी क्षेत्रीय कंपनी आपको रखना चाहे तो रखे, ना रखना चाहे तो आपकी मर्जी है। तो हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, निजीकरण, विनिवेश, रत्न, ये सब हैं क्या क्या, किस तरीके से काम करते हैं, इनका कंसेप्ट क्या है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं निजीकरण का मतलब क्या होता है। यहीं पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, निजीकरण जब कोई सरकारी उद्योग, सरकारी कंपनी या उद्योग, ठीक है ना, का 51% से ज्यादा हिस्सा, ज्यादा भाग निजी क्षेत्र को बेचा जाता है, तो इससे हम क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। 51% से लेकर के 100% तक। इसमें होता क्या है यहीं पर समझ लीजिएगा। इसके अंतर्गत आपका जो स्वामित्व होता है, स्वामित्व और प्रबंधन, इस कंपनी को चलाने का जो प्रबंधन का अधिकार है, प्रबंधन, ध्यान रखिएगा, प्रबंधन, यह भी हस्तांतरित हो जाता है। यानी कि अब इसका मालिक कौन हो जाएगा, निजी क्षेत्र हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यानी कि मालिकाना हक भी चला जाता है इसके अंतर्गत। ओके, ध्यान रखिएगा। अब इसका लाभ क्या होता है, ऐसा सरकार क्यों करती है, क्यों करती है, देखिए उसके पीछे एक कारण है। एक कारण तो यह है कि इसमें फंसी हुई जो पूंजी है, फंसी हुई पूंजी को निकालना, कि जितना निकल सके उतना निकाल लीजिए, उस पूंजी का कहीं ना कहीं उपयोग किया जा सकता है, फंसी हुई पूंजी को निकालना। दूसरा, निजी क्षेत्र की क्षमता का उपयोग करना, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना और उसकी क्षमता का उपयोग करना, कि भाई उसके पास कुछ क्षमता है, उसका उपयोग किया जाए देश के लिए, भाई उसको भी तो मौका मिले, ठीक है ना। तीसरा, हम कह सकते हैं कि सरकार की भूमिका में परिवर्तन करना। सरकार का काम उद्योग चलाना नहीं है, सरकार को प्रशासनिक, ध्यान रखिएगा, सरकार को प्रशासनिक क्षेत्र में बढ़ावा देना। भाई सरकार का काम उद्योग चलाना नहीं है, सरकार का काम है प्रशासन चलाना, जनकल्याण करना। और उद्योग में क्या होता है, उद्योग का उद्देश्य होता है, कंपनी का उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। ध्यान रखिएगा, क्या करना, प्रॉफिट कमाना। अब इंडस्ट्री चला करके सरकार प्रॉफिट ना कमाए तो क्या होगा फिर, और प्रॉफिट कमाएगी तो फिर कम काम करने वाले लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। जबकि सरकारी कंपनियों में, सरकारी इंडस्ट्रीज में सारी क्या होता है, स्थायी रोजगार होता है, परमानेंट होता है, उसको निकाला नहीं जाता। अब वो चाहे काम करे या ना करे, समय पर तनख्वाह देना होता है, उसको पेंशन देना होता है, सारी चीजें। तो ऐसे में अगर इंसान काम ना करे तो भी रखना पड़ता है, और काम करे तो भी रखना पड़ता है। जबरदस्ती काम ले तो पॉसिबल नहीं है, कैसे काम चलेगा। इसीलिए निजी क्षेत्र को इसमें बढ़ावा देने की कोशिश की गई कि भाई घाटे में जा रहे हैं, एक काम करो, उसको बेचो, हटाओ। यह है निजी क्षेत्र का कंसेप्ट। एवरीबॉडी क्लियर हो गया। तो 51% से ज्यादा शेयर निजी क्षेत्र को बेच देना, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। समझ में आ गया। तो ये इसका कंसेप्ट है, एवरीबॉडी, ठीक है ना, क्लियर है। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। अब कहोगे सर प्रीमियर क्लास में आप डाउट कैसे पूछेंगे। आप सभी लोगों के पास मेरा टेलीग्राम नंबर है, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप है,
इंस्टाग्राम है, मेल आईडी है, कहीं भी कोई भी चीज हो मैसेज करो ना यार, जोड़ो तो सही कम से कम, है कि नहीं? टेंशन मत लीजिए। पहले मैं कोशिश ये करता हूं कि आप लोगों के कोई डाउट ही ना बचे। क्लियर है? चलिए, ये हो गया। और इसके बाद ये सब क्यों किया गया, तो मैं आपको बता दूं कि उद्योग धंधे जब घाटे में जा रहे थे सरकार के, तो सरकार को यही लगा कि बंद करने से बेहतर है कि हम इनको बेच दें, निजी क्षेत्र को एक मौका दें कि वो काम कर सके, कुछ अच्छा कर सके, इसलिए इसको किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, ये आप लोगों के लिए, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए एक बेहतरीन एक इंफॉर्मेशन मैंने स्टार्टिंग में दी, क्लास के स्टार्टिंग में भी दी, अभी भी मैं दे रहा हूं, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है। सारी चीजें हैं मात्र 23,000 रुपए, 22,999 रुपए में एम के लाइव कोड इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों को, सोचिए, पूरा बैच 30 महीने का बैच आप लोगों को मिल रहा है, जिसमें फाउंडेशन क्लास प्रॉपर तरीके से, फिर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, फिर आपका मेंस का एग्जामिनेशन के लिए अलग से, फिर इंटरव्यू के लिए अलग से, 4 स्टेज में आपकी तैयारी होगी। आपको पर्सनल मेंटर्स मिलेंगे, सोचना, आपको हम लोगों का पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, रेगुलर डेली क्लासेस होंगी, टाइमली सिलेबस कवर होगा, निबंध से लेकर के हर एक सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लासेस होंगी, प्री मेंस की प्रॉपर अलग अलग सेपरेट। सोचिएगा, ठीक है ना? क्लास का जो लेक्चर है वो आपको मटेरियल मिलेगा ही मिलेगा। और क्या चाहिए यार? देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करना। यूट्यूब पे तो अच्छी बात है, स्टडी आईक्यू आप लोगों को यूट्यूब पर बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। लेकिन क्या सारी चीजें संभव होती हैं? बिना सिस्टमेटिक तरीके से संभव होता है? अगर ऐसा होता तो माय डियर, आप लोगों ने स्कूल में एडमिशन क्यों लिए थे? ट्यूशन व्यूशन पढ़ लिए होते? बता दीजिए। स्कूल में हम प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजों को समझते हैं, करते हैं, तब जाकर के होता है। ट्यूशन पढ़ लेते, कहीं कहीं छोटा मोटा ज्ञान ले लेते, कहीं कहीं प्लस माइनस सीख लिए होते, कहीं एबीसीडी थोड़ा बहुत सीख लिए होते, उससे काम चल जाता, कभी नहीं चलता। इसलिए हर चीज की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। जो आज तक जितना भी सफल हुआ, उसने अपने जिंदगी में सफलता के लिए, ध्यान रखिएगा, एक सिस्टमेटिक प्रयास किया है, एक रणनीति के तहत प्रयास किया है। चाहे ओलंपिक विजेता हो और चाहे छोटे मोटे काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, जिसने प्रॉपर रणनीति के साथ सही तरीके से काम नहीं किया, वो सफल नहीं होते। और यूट्यूब, मैं मानता हूं कि जिनके पास कोई संसाधन नहीं, उनके लिए बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन ये कोई फीस नहीं है बहुत ज्यादा है। सोचिए, आपको 30 महीने का प्रॉपर तरीके से पूरे प्लान के साथ हमारे साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। इससे बेहतर और क्या चाहिए? और उसमें भी आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड और अन्य ऑप्शन देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको ईएमआई के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, उसमें सारी चीजें हो जाएंगी। तो करिए तो सही। करने वाले के लिए बेटा बहुत रास्ते होते हैं, और ना करने वाले के लिए बहुत सारे बहाने होते हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि आज के समय में युवा बहुत समझदार है, इतना समझदार है कि बस मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो ये समझ लीजिए, और ये ध्यान रखिएगा, ये फैसिलिटी आप लोगों को केवल और केवल 16 तारीख तक के लिए मिल रही है। और हिंदी का बैच 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। बेसिक एडमिशन 16 तारीख से होंगे, लेकिन बैच आपका 10 तारीख से शुरू हो जाएगा। इंग्लिश का 17 तारीख से, इंग्लिश का 15 तारीख से। ओके, क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं कि आप में से किसी को कोई डाउट है तो कहां कहां मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने चर्चा की थी कि मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। तो ये रहा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल आईडी, और ये मेरा एम के लाइव कोड। इसका इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। आपको अगर कुछ भी डिस्काउंट चाहिए, एक ठीक ठाक डिस्काउंट इसके साथ आपको मिल जाएगा। और ये मेरा टेलीग्राम बार कोड है। ओके, चलिए, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मेरे साथ में। आपको बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलती हैं, आपके डाउट्स होते हैं, आपके क्वेश्चंस होते हैं, उन सबको मैं टेलीग्राम वगैरह पे क्लियर भी करता हूं, आप लोगों से बातचीत भी होती है। अब आते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं विनिवेश के बारे में। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? निजीकरण और विनिवेश दोनों में एक अंतर है। इसमें क्या अंतर है? इसमें भी सरकारी उद्योग, सरकारी कंपनी या उद्योग का 0 से लेकर के 49% तक हिस्सा
जब निजी क्षेत्र को बेचा जाता है, ध्यान रखिएगा, निजीकरण में 51% से ज्यादा है और इसमें 51% से कम, यानी कि 50% से भी कम, 49% से कम। कंडीशन क्या है कि इसमें स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक, स्वामित्व एवं प्रबंधन, ध्यान रखिएगा, स्वामित्व एवं प्रबंधन हस्तांतरित नहीं होता, यह सरकार के अधीन ही रहता है, नहीं होता। ध्यान रखिएगा, यह किसके अधीन होता है? यह सरकार के अंडर में ही रहेगा, ठीक है ना। अब कहोगे सर इससे फायदा क्या है? इसके लाभ सेम वही हैं, ध्यान रखिएगा, इसके जो लाभ हैं, लाभ निजीकरण के समान ही है। हम इसमें पूरा ना बेच करके कुछ हिस्सा बेच रहे हैं, बल और उसके फायदे हम उठाना चाहते हैं कि इसमें से हम पूंजी निकाल लें जितनी निकल सके और निजी क्षेत्र को इसमें शामिल कर लें। उसकी तकनीक आ जाएगी, उसका पैसा आ जाएगा, उसकी प्रबंधन की क्षमता, काफी हम तो हेल्प मिलेगी, हम लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इसमें, ठीक है ना। सरकार को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। सरकार उस पैसे से दूसरे अन्य काम भी कर सकती है, जन कल्याण के कार्य कर सकती है। सरकार थोड़ा अपने प्रशासन व्यवस्था पर ध्यान दे सकती है, क्योंकि इसमें हम निजी क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट वही है, सारी चीजें वही हैं, लाभ वही हैं। तो अभी जो निजीकरण निवेश किया गया, विनिवेश किया गया, वो किन का किया गया? उन उद्योगों का किया गया जो या तो बहुत नॉमिनल प्रॉफिट कमा रहे थे, या प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे, या कम घाटे वाले उद्योग थे। ध्यान रखिएगा, तो ये कंसेप्ट इसमें किया गया। लेकिन यहीं पर एक चीज समझ लीजिएगा, क्या हुआ 2009 में स्थिति यह हुई कि सरकार ने नई विनिवेश नीति अपनाई, नई विनिवेश नीति को अपनाया 2009 में। और नई विनिवेश नीति में क्या किया गया? इसमें जो विनिवेश किया गया, लाभ कमाने वाले उद्योगों का किया गया विनिवेश। किसका? लाभ प्रदाता उद्योगों का। ठीक है ना, लाभ प्रदाता उद्योगों का किया गया। लेकिन इसमें यह किया गया, वो ये किया गया, विनिवेश के अंतर्गत कहा गया कि हम 10% शेयर, पूरा निजी क्षेत्र को नहीं, ध्यान रखना, बस अंतर क्या था, 10% शेयर आम जनता को बेचेंगे। किसको बेचेंगे? आम जनता को, ना कि किसी बड़ी कंपनी को बेचेंगे। ध्यान रखिएगा, आम जनता को 10% शेयर बेचे जाएंगे, यानी कि यह कंपनी जो लाभ कमा रही है उसका एक हिस्सा आम जनता को दे दिया जाएगा, आम जनता से पैसा ले लिया जाएगा। अब कंपनी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इसका लाभ किसे मिलेगा? आम जनता को मिलेगा, क्योंकि वो उसकी शेयर होल्डर होगी। इस तरीके से नई विनिवेश नीति से सोचिए, सरकार को पैसा भी मिल जाएगा और आम जनता को प्रॉफिट भी मिलेगा, बड़े बिजनेसमैन के बजाय आम जनता को मिलेगा। यह इसमें किया गया। बताइए बेहतर है कि नहीं है? हम लोग शेयर खरीदते हैं तो हम उन कंपनियों का शेयर क्यों ना खरीदें जो लाभ कमा रहे हैं और सरकार के हैं। अब तक जो बेचे गए थे वो किसको बेचे गए थे? प्राइवेट कंपनियों को बेचे गए थे कि भैया पूरा खरीद लीजिए, जितना खरीदना खरीद लीजिए। प्राइवेट कंपनियों को बेचा जाता था। अब क्या है, ये आम जनता को बेचे जाएंगे और मैक्सिमम 10% शेयर हो, बस ये इसका कंसेप्ट होगा। और वर्तमान में जो कह रहे हैं कि सरकार विनिवेश कर रही है, बेच रही है, वर्तमान की जो कंडीशन है वो इसको चेंज कर दिया गया है। और चेंज ये कर दिया गया है कि 49% तक बेचा जा रहा है, इन्हीं उद्योगों को बेचा जा रहा है, लेकिन सबको बेचा जा रहा है, निजी कंपनियों को भी बेचा जा रहा है। जैसे इंडियन एयरलाइंस बेची गई, एयर इंडिया, वो किसको बेची गई? टाटा को। इसी तरीके से वर्तमान में जो बेची जा रही हैं, जो बिक्री की जा रही है, वो निजी क्षेत्र को की जा रही है। इसीलिए उनकी आलोचना हो रही है कि हमारे लाभ कमाने वाले उद्योगों को क्यों बेचा जा रहा है। यह सबसे बड़ा कारण है। यह इस समय जब किया गया था तो ये लाभ कमाने वाले उद्योग जो शेयर बेचे जा रहे थे, आम जनता को बेचे जा रहे थे, क्योंकि लोगों का कहना था कि ये कंपनियां जो हैं वो सरकार की हैं,
और सरकार जनता की है, यानी कि अल्टीमेट कंपनियां जनता की हैं, जनता की इंडस्ट्रीज हैं। तो इसका एक हिस्सा, मुनाफे का एक हिस्सा आम जनता को मिलना चाहिए, इसलिए यह किया गया था। पैसा भी मिल गया और आम जनता की भागीदारी भी हो गई और आम जनता को प्रॉफिट का लाभ भी मिल रहा है। लेकिन वर्तमान में जो बेचा जा रहा है वो निजी क्षेत्र को बेचा जा रहा है। यह सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए सब लोग आलोचना कर रहे हैं। है तो विनिवेश ही, मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा, 49% तक ही बेचा जाएगा, लेकिन उसका प्रॉफिट किसके पास शिफ्ट हो जाएगा? सोचिएगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वालों के पास में, निजी क्षेत्र की कंपनियों के पास में। यह सबसे बड़ी आलोचना है, यह कंसेप्ट था। ओके, सरकार कर तो विनिवेश ही रही है, तो क्लियर हो गया। अब बात आती है इसके आगे कि जो पैसा आ रहा है उसका क्या किया जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए सोचिए, जो पैसा आ रहा है उसके लिए सोचिए, सरकार ने एक राष्ट्रीय निवेश कोष बनाया था, राष्ट्रीय निवेश कोष 2005। यह निवेश कोष किससे बनाया गया था? यह बनाया गया था जो निजीकरण, ध्यान रखिएगा, निजीकरण प्लस विनिवेश से प्राप्त, विनिवेश से प्राप्त पूंजी से को रखने के लिए। सरकार कर क्या रही थी? सरकार यह कर रही थी कि जो निजी क्षेत्र से निजीकरण जो कर रही थी या विनिवेश कर रही थी, उससे जो पैसा मिल रहा था उससे वो अपना घाटा पूरा करती थी, अपने दूसरी जगह पर खर्च करती थी पैसे को। यानी कि एक तरीके से वो वह काम कर रही थी कि एक ऐसा बेटा जो अपने बिजनेस में घाटा उठा रहा है, अपनी दुकान चला रहा है लेकिन उसमें घाटा होता है, अपने घर के खर्च कर रहा है उसमें घाटा होता है, और उस घाटे को पूरा करने के लिए वो बेटा अपने माता पिता की पुरानी संपत्ति जो है उसको बेच बेच के पूरा कर रहा है। ये तो ठीक नहीं है ना, कि आप अपने घर के खर्च चलाने के लिए या अपने जो बिजनेस कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, उसमें जो घाटा हो रहा है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अपने पुश्तैनी जमीन को बेच रहे हैं। वो ठीक नहीं है। होना क्या चाहिए? अगर आप पुश्तैनी जमीन बेच रहे हैं तो उसका लाभ आपको क्या करना चाहिए? उस पैसे से आप मकान बनाइए, उस पैसे से आप अपनी नई बिजनेस खड़ा करिए, उस पैसे से कुछ और अच्छा काम करिए। लेकिन अपना घाटा पूरा करने के लिए, घाटा आपकी असफलता का प्रतीक है। किसका है? असफलता का। तो उस घाटे को आप अपने बिजनेस से ही सही करिए। संपत्ति बेच करके आप ये काम करना ठीक नहीं है। तो सरकार भी यही काम कर रही थी। इसलिए बाद में जाकर के क्या किया गया कि नहीं भाई, अब उस पैसे को हम इस कोष में रखेंगे, कि ये रहा सारा पैसा हम इस कोष में रखेंगे। और इस कोष का उपयोग कहां करेंगे? ध्यान रखिएगा, इस कोष का उपयोग कहां होगा? ध्यान रखिएगा, इस कोष का 75% उपयोग होगा जन कल्याण के लिए, कि जो पैसा आ रहा है उसको हम कहां करेंगे? 75% खर्च करेंगे जन कल्याण पर। क्यों? जो इंडस्ट्री बेची गई थी बेटा, वो आम जनता की थी, आम जनता के पैसे से खड़ी हुई थी, आम जनता के टैक्स से खड़ी हुई थी। ये रहा, समझना। तो वो पैसा कहां खर्च होना चाहिए? आम जनता के कल्याण के लिए ही खर्च होना चाहिए था। और बाकी 25% पैसा, इसका 25% सोचिए आपको कहां खर्च करना है? आपके उद्योगों के पुनर्निर्माण के लिए। बोले कि जो नए उद्योग और विकसित हुए हैं या जो लाभ कमा रहे हैं, उन उद्योगों का पुनर्निर्माण करिए। इनका क्या करना है? आपको पुनर्निर्माण करना है। यह इसका कंसेप्ट था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। तो यह इसमें किया गया, और इसके तहत एक चीज और हुई, वो ये रही कि 2009 से लेकर के 2013 तक मंदी के कारण यह कोष जो है स्थगित रहा। क्या रहा? स्थगित रहा। यानी कि इसका उपयोग नहीं किया गया। क्यों? कि भाई मंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाएं या जन कल्याण ही करें। तो इनको जो बेचा गया, उस पैसे को हमने अपने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इस्तेमाल किया, इतने साल तक, 3 से 4 साल, ठीक है ना। और उसके बाद
13 के बाद में सोचिएगा 14 में नई सरकार आ गई और नई सरकार ने इसको सस्पेंड ही कर दिया। बोले कि हम विनिवेश जो भी कर रहे हैं इसमें पैसा नहीं रखेंगे, हम अपना काम अलग चलाएंगे। उन्होंने उसमें डाला ही नहीं और फिर आगे 2020 का कोविड आ गया। उसके बाद तो मौका ही मिल गया और बड़ा लंबा चौड़ा उधार लेने लगे, सारी चीजें हो गई। देश बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, तमाम सारी चीजों के लिए तो वो करना पड़ा। अल्टीमेट अब ये काम नहीं कर रहा है, इस समय बंद नहीं किया गया है लेकिन अनऑफिशियली इसमें काम नहीं हो रहा। पहले मंदी के कारण, फिर सरकार ने किया नहीं और फिर कोविड आ गया। इस तरीके से इसको सस्पेंड किया गया, ध्यान रखिएगा। ओके, 2008 की मंदी या 2008 का जो संकट था उसकी वजह से। तो राष्ट्रीय निवेश कोष क्लियर हो गया एवरीबॉडी। अब इसके बाद आता है आपका रत्न कंसेप्ट। जो लाभ कमाने वाले उद्योग थे उनके लिए रत्न का कंसेप्ट कैसे कैसे आया, ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा था कि जो लाभ कमाने वाले उद्योग हैं उनको सरकार ने, ध्यान रखना, ये कौन से हैं? लाभ कमाने वाले उद्योग, और उनको सरकार ने स्वायत्तता दी, स्वायत्तता प्रदान की, यानी कि काम करने की छूट दी उनको। और ऐसे उद्योगों को क्या कहा गया? रत्न कहा गया। बोले कि ये हमारे रत्न हैं। क्या है? रत्न हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो वर्तमान में आपके जो रत्न हैं वो 3 तरीके के हैं। एक महारत्न, दूसरे नवरत्न और तीसरे मिनी रत्न। ध्यान रखिएगा, नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न। इनमें सबसे पहले नवरत्न बनाए गए थे, उसके बाद मिनी रत्न बनाए गए थे, उसके बाद महारत्न बनाए गए थे। सबसे पहले ये बनाए गए थे, ध्यान रखना। उसके बाद इनको घोषित किया गया और उसके बाद इनको घोषित किया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले 9 उद्योग निकले थे 1997 के आसपास में, कि इनको देखा गया तो 9 उद्योग थे जो बहुत अच्छा लाभ कमा रहे थे। तो ठीक है, इनको कहा गया नवरत्न क्योंकि 9 थे। बाद में बढ़ते 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 इनको देखा तो इनकी संख्या और बढ़ गई नवरत्नों की, और इनमें नवरत्न का आकार, उनका बिजनेस इतना बढ़ गया कि सोचिए बहुत बड़ी कंपनी बन गई, टाइकून टाइप की। तो उनमें से जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं जिनका बहुत बड़ा टर्नओवर है, उनमें से कहा गया कि नहीं, कुछ इनको महारत्न बना देते, बड़ी कंपनियों को। तो महारत्न कौन है? बड़ी कंपनियां। नवरत्न कौन है? मिड लेवल की। और मिनी रत्न जो लघु उद्योग है, छोटे उद्योग हैं, उनको मिनी रत्न कहा गया। ठीक है ना? और यह प्रक्रिया कब से शुरू हुई? 1997 से शुरू हुई थी, 1991 के बाद। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि महारत्न किसको कहेंगे, नवरत्न किसे कहेंगे, मिनी रत्न किसको कहेंगे। तो यहीं पर जो अंतर है, जो सारी चीजें हैं, यहीं पर जान लीजिए और कितनी इनको छूट दी गई। अगर हम बात करें महारत्न की, तो इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि उनको कहा गया जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में सोचिएगा लगभग 2500 करोड़ से ज्यादा का लाभ कमाया हो। $2500 करोड़ से ज्यादा का लाभ कमाया हो। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। और इनकी जो टोटल नेटवर्थ है, कम से कम इनकी जो टोटल नेटवर्थ, वो लगभग पिछले 15 वर्षों में आपकी देखा जाए तो 15,000 करोड़ की हो। टोटल नेटवर्थ कितनी हो? लगभग 15,000 करोड़ की हो। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया। और नवरत्न किसको कहा गया? नवरत्न उनको कहा गया जो पिछले 3 वर्षों में, ये भी ध्यान रखिएगा, जो 3 वर्षों में लगातार मुनाफा कमा रहे हो। बड़े उद्योग, मुनाफा कितना है ये फिक्स नहीं है, 1,000 करोड़ से कम तक है, 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। ठीक है ना? तो 3 वर्षों में ये लगातार मुनाफा कमा रहे हो, प्लस इनका नेटवर्थ कितना हो? इनका नेटवर्थ हो लगभग 10,000 करोड़ का।
इनको कहा गया। और अगर हम मिनी रत्न की बात करें तो मिनी रत्न कितना है, मिनी रत्न क्या है, ध्यान रखिएगा। मिनी रत्न की जो कंसेप्ट है वो लघु उद्योग का है, और उसमें भी ध्यान रखें मिनी रत्न भी आपके दो कैटेगरी के हैं, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, दो कैटेगरी के हैं। और इनका भी कंसेप्ट वही है कि 3 वर्षों का लाभ कमाया हो, लघु उद्योगों में 3 वर्षों में लाभ कमाया हो लगातार, यहां पर भी वही है, 3 वर्षों तक का लाभ कमाया हो, ठीक ना। लगभग कितना हो, 30 करोड़ रुपए के आसपास का हो, 30 करोड़ के आसपास का लाभ हो इनका। ध्यान रखिएगा, ओके। और इनका क्या है, इनका औसतन एक लाभ हो, बस सिंपल सा। और नेटवर्थ वगैरह इनकी कोई खास नेटवर्थ के बारे में बात नहीं की गई, कितनी नेटवर्थ है कितनी नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि इनको छूट क्या दी गई, तो असली छूट यहां पर यही याद रखना है कि छूट क्या है इसकी। मैं इसीलिए एक चार्ट पे ही बना दे रहा हूं, इनको छूट कितनी है। महारत्न को बिजनेस करने के लिए जो छूट की बात की गई है वो ध्यान रखिएगा, 10,000 से लेकर के, वो 1,000 से लेकर के लगभग 5,000 करोड़ रुपए तक के खर्च करने की छूट दी गई। यानी कि 1,000 से लेकर के 5,000 करोड़ रुपए तक निवेश की इनको छूट दी गई, बिना सरकार की मंजूरी के, कि ये लोग, ये इंडस्ट्रीज इतना पैसा खर्च कर सकती हैं, 1,000 से लेकर के 5,000 करोड़ तक, इतना पैसा, ठीक है ना। और नवरत्न कितने करेंगी, इनको छूट कितनी है, इनको छूट है लगभग 1,000 करोड़ तक की, 1,000 करोड़ रुपए तक की इनको निवेश की छूट है लगभग, ये मान के चलिए, ओके। ध्यान रखिएगा, ये रहा। और इनको कितनी छूट है, इसको है 500 करोड़ की, 500 करोड़, और इसको लगभग 300 करोड़। ये देखिएगा, ओके। तो ये इनको छूट दी गई। इसके इतना खर्च करने के लिए इन इंडस्ट्रीज को सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये अपने से ही खर्च कर सकती हैं, यही स्वायत्ता होती है। और इससे ज्यादा खर्च करना है तो सरकार से पूछना पड़ेगा, ओके। तो ये एक कंसेप्ट है। और ये कौन कौन सी कंपनियां हैं, ये रही आपकी लिस्ट। इस समय मैं छोटी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे तत्व को याद करने की जरूरत नहीं है, इनको जरूर याद कर लीजिए। ये आपकी लेटेस्ट रिपोर्ट है, 13 आपके क्या है, महारत्न है, और आपके 16 नवरत्न है। ध्यान रखिएगा, 13 महारत्न और 16 नवरत्न इस समय मौजूद है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये सोचिए, इन सबको आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से कौन महारत्न है या कौन नवरत्न है, या कौन महारत्न नहीं है या कौन नवरत्न नहीं है, इनको याद कर लीजिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सोचिएगा, कंटेनर कॉर्पोरेशन, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, एनएमडीसी, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन, रेल विकास निगम लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, इरकॉन एंड राइट्स। ये रही आपकी 16 कंपनी, इनको आप याद कर लीजिए, यहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ओके। ध्यान रखिएगा, और ये समय समय पर जुड़ते चले गए, इतना आपको याद रखना। अब आ जाइए अपने क्वेश्चंस पर जो हम लोगों का है, ध्यान रखिएगा। और ये सब क्वेश्चंस आपके देखिए पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। निजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी रीति सर्वाधिक सर्वांगीण और महत्वपूर्ण है। लोक क्षेत्र में निजी पूंजी का प्रयोग, लोक उद्यमों में प्रबंध को संविदा पर निजी क्षेत्र को सौंपा जाना, मजदूरों के स्वामित्व और प्रबंध का हस्तांतरण, निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंध का हस्तांतरण। बताइए, हालांकि यह क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं, सोचिएगा।
निजीकरण का मतलब क्या होता है? आंसर डी, ये रहा। क्योंकि निजी क्षेत्र को क्या करते हैं हम, स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण कर देते हैं। यही मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। ये आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं डिफरेंट स्टेट्स में और यूपीएससी में, दोनों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। नंबर 2, भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों को में लगी अपनी इक्विटी को विनिवेश क्यों कर रही है सरकार? यह भी मैंने कल कराया था। सरकार अपनी इक्विटी के विनिवेश से मिले राजस्व का उपयोग मुख्यतः बाह्य ऋण लौटाने में करना चाहती है। नंबर 2, सरकार अब सीपीएसई के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहती। बताइए, विनिवेश कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। बताइए, प्रबंधन अपने हाथ में नहीं रखना चाहती, विनिवेश में तो रखती है बेटा। आंसर दोनों ही गलत हैं। सरकार प्रबंधन तो अपने हाथ में ही रखती है, तभी तो विनिवेश कर रही है, अन्यथा निजीकरण कर देती। ठीक है ना? और विनिवेश से प्राप्त का उपयोग किसके लिए? बाह्य ऋण चुकाने के लिए? वो नहीं भाई, विनिवेश से पैसे का हम बाह्य ऋण नहीं चुकाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी जरूरतें जहां पर भी होंगी, जिस कंडीशन में भी होंगी, उन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं इस समय, केवल ऋण चुकाने के लिए नहीं कर रहे। इसलिए दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। तीसरा, निम्न में से कौन नवरत्न शामिल है? बताइए। अब लिस्ट मिल गई आपकी। कोल इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कौन नवरत्न शामिल है? हो सकता अब ये महारत्न हो गई हो, ये भी हो सकता है। भारत हैवी, कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रिकल्स, ऑयल इंडिया लिमिटेड। सोचिएगा कौन नवरत्न में शामिल है? आंसर भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। कैसे कह सकते हैं? जिस समय यह क्वेश्चन आया है उस समय वो महारत्न ना हो, लेकिन इस समय हो सकता है। देखिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये रहा। कोल इंडिया लिमिटेड। अब ये सब क्या हो गए हैं? ध्यान रखिएगा, अब ये सब हो गए हैं आपके, सोचिएगा, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये नवरत्न में शामिल है। उस समय के हिसाब से नवरत्न का विचार संबंधित है तकनीकी जनशक्ति के चयनित वर्ग से, चयनित निर्यातोन्मुखी इकाई से, चयनित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। बताइए क्या होगा? सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से, ना तो खाद्य प्रसंस्करण से, ना निर्यात से है, ना जनशक्ति से है। ये तीनों ही गलत हैं। ओके, चलिए। वित्तीय वर्ष 2010-11 में भारत सरकार ने महारत्न नामक योजना की घोषणा की। तो महारत्न की शुरुआत कब से हुई? 2010-11 में। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख आपकी नवरत्न कंपनियों को अधिक स्वायत्तता और विस्तार करने हेतु शक्तियां प्रदान की गई। निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया? ऑयल इंडिया को, एनटीपीसी को, सेल को, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को। उस समय में सोचिएगा किसको दर्जा नहीं दिया? आंसर ऑयल इंडिया को उस समय दिया गया था। ध्यान रखना, उस समय 8 कंपनियों को दिया गया था। ओएनजीसी को दिया गया था, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को दिया गया था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया था, एनटीपीसी को दिया गया था, ठीक है ना, सेल को दिया गया था, इन तीनों को दिया गया था, बीपीसीएल को दिया गया था, भेल को दिया गया था, गेल को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, ऑयल इंडिया उस समय, ऑयल इंडिया कंपनी जो लिमिटेड जो है, उस समय नवरत्न कंपनी हुआ करती थी, इसको दर्जा नहीं दिया गया था उस समय में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वर्तमान की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, और यह क्वेश्चन उसी समय के आसपास का ही है, 2010-11 का। 10,010-11 नहीं है, 2010-11। ओके। केंद्र में भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1, जिसे हमने ए नाम दिया था, उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक की वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई है? बताइए।
अभी मैंने बताया था आप लोगों को 250 करोड़, 350 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, कितनी? लघु रत्न श्रेणी 1 जिसे हमने ए नाम दिया था, ए कैटेगरी, आंसर है 500 करोड़। और बी कैटेगरी वालों को लगभग 300 करोड़। याद आ गया आप लोगों को? नहीं, ये आपके क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ठीक, आए हुए क्वेश्चंस आपके सारे मैंने करा दिए हैं, इतना आपका सफिशिएंट है। और आप लोग अच्छे से दिवाली को सेलिब्रेट करिए। अभी से पटाखे वटाखे थोड़ा हिसाब से चलाइएगा। अगर दिल्ली के से दूर रहते हैं तो मैं पटाखों के लिए कहूंगा, अगर दिल्ली और दिल्ली के आसपास में रहते हैं तो इन सबसे थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए, एनवायरमेंट को क्लीन रखिए। ठीक है ना? हम लोगों का सभी का उत्तरदायित्व है। उत्सव मनाइए, त्योहार मनाइए, लेकिन खुशहाली के साथ मनाइए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू गाइस। और ये मेरा लिंक है, इसको जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। ठीक, हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी।